स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स हैं जो रह गई थी, उनके बारे में स्टडी करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये जो कंसेप्ट्स हैं, ये हमें इंडियन इकोनॉमिक्स को समझने में हेल्प करेंगी, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होंगी इकोनॉमिक्स के अंदर। तो कंसेप्ट्स रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, फर्स्ट है इसमें समृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम यहाँ पे ग्रोथ का मीनिंग देखें तो जो आर्थिक वृद्धि होता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, वो अर्थव्यवस्था का मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वो मात्रात्मक परिवर्तन लेकर आती है, जैसे नेशनल इनकम में इंक्रीजिंग, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है। इसके दूसरी तरफ है डेवलपमेंट। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो देश की सामाजिक आर्थिक संरचना में प्रगतिशील परिवर्तन के साथ साथ इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में भी चेंज लेकर आता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर संस्थागत और तकनीकी परिवर्तन होते हैं और बहुत तेजी से परिवर्तन होते हैं, और इन परिवर्तनों के साथ साथ इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो चार्ट होता है उसमें भी चेंज आता है। अगर हम बात करें, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उनके मेन एलिमेंट्स हैं। आज के ग्लोबल इकोनॉमी वर्ल्ड में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, वो इकोनॉमिक्स की स्टडी के सेंटर बन गए हैं। जो अर्थव्यवस्था की जो लगातार वृद्धि है, यह वृद्धि वस्तु और सेवाओं के प्रवाह के रूप में आम जनता का जो जीवन स्तर बढ़ रहा होता है उसमें दिखाई देनी चाहिए। इसका सीधा मतलब ये है, आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य है कि जीवन गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। मतलब कि जो अमीरी और गरीबी की खाई है, उसका अंतर कम होना चाहिए। आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति पर्यावरण के पतन और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक शोषण द्वारा नहीं होनी चाहिए। अगर एनवायरनमेंट का हनन होगा, पर्यावरण का हनन होगा, पतन होगा, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन कम पड़ जाएंगे। उन उनके सामने उत्पादन संबंधी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो अर्थशास्त्रियों ने धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कंसेप्ट्स को दुनिया के सामने रखा। धारणीय विकास में क्या होता है कि जो उत्पादन के जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के प्रयोग किया जाता है। देन सेकंड है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का है कि जब प्रोडक्शंस के क्षेत्र में, जब उत्पादन के क्षेत्र में देश की कार्यशील जनसंख्या का बहुत बड़ा प्रतिशत जिसके पास कोई काम नहीं होता है, वो हिस्सा कार्यशील जनसंख्या बेरोजगार हो जाती है। तो ये एक ऐसी समस्या बन जाती है जिसका ग्रोथ और डेवलपमेंट पर बहुत गहरा नेगेटिव असर पड़ता है। और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही विकराल समस्या है। जो अकुशल श्रमिक हैं या अनस्किल्ड लेबर है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी से पीड़ित है। जो स्किल्ड लेबर है, वो शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी से पीड़ित है, या उनको उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता।
तो गवर्नमेंट को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशंस के लिए मजबूर होना पड़ता है उसको। हालांकि आज प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन को लागू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंडिया की ही समस्या नहीं है, भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री या विकासशील देश की समस्या नहीं है, विकसित देशों की भी ये समस्या है। लेकिन क्या होता है, जो विकासशील या अलग विकसित देश होते हैं उनमें बेरोजगारी की समस्या लंबे स्तर तक बनी रहती है, और यूके और यूएसए जैसे जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ये जो प्रॉब्लम है ये साइक्लिकली होती है, यानी इनकी जो नेचर होता है वो चक्रीय होता है, ये कभी आती रहती है कभी जाती रहती है, वहाँ पे ऐसा होता है। देन थर्ड है इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। जो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशंस है ये अर्थव्यवस्था की वो दशा है जिसमें सामान्य कीमत स्तर में एक निश्चित समय अवधि में निरंतर बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो सामान्य कीमत स्तर होता है वो लगातार बढ़ता रहता है। अगर इन्फ्लेशन पर ध्यान ना देकर इसको अगर नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो अर्थव्यवस्था में कभी हाइपर इन्फ्लेशंस या गैलोपिंग इन्फ्लेशंस का रूप धारण कर लेती है। हाइपर इन्फ्लेशंस में क्या होता है कि जो प्रोडक्शंस के फैक्टर्स होते हैं या साधन होते हैं वो बहुत कॉस्टली हो जाते हैं। इंटरेस्ट रेट जो इंटरेस्ट रेट होती है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वो, और जो बिजनेस कॉम्पिटिशन्स है उसमें कमी होने लगती है। विशेषकर विश्व के बाजारों में जब मांग घटने और उत्पादन की लागत बढ़ने लगती है तो जो प्रोडक्शंस की एक्टिविटीज़ हैं उनमें रुकावट पैदा हो जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी तेजी से मंदी और महामंदी की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है। देन फोर्थ है बिजनेस साइकिल यानी व्यापार चक्र। देखिए जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनमें हमेशा उतार चढ़ाव आता रहता है। इसमें होने वाले जो चेंजेस हैं उनकी जो शेप है या फिगर है वो हमेशा स्टेबल नहीं रहती। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल मंद पड़ जाती है तो उस कंडीशन को हम रिसेशन की स्थिति कहते हैं, यानी मंदी की स्थिति कहते हैं। जब जो मंदी है वो अपने निम्नतम बिंदु तक पहुंच जाती है उसको महामंदी कहते हैं। जैसे 1930 की महामंदी, उसको डिप्रेशंस कहते हैं। जब इसमें सुधार होने लगता है, जब इकोनॉमी अपने आप को रिकवर करने लगती है तो इसे रिकवरी की कंडीशंस कहा जाता है। और जब आफ्टर रिकवरी जब इकोनॉमी बूम करती है यानी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो उसको हम बूम या तेजी की स्थिति कहते हैं। देखिए जो मंदी होती है उसमें लो प्रॉफिट की कंडीशंस होती है या सिचुएशंस होती है। तो लो प्रॉफिट की कंडीशन में जो मार्जिनल फर्म्स होती हैं वो बंद होने लगती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, बेरोजगारी भयंकर रूप धारण कर लेती है। अगर इसके अपोजिट देखें तो तेजी की स्थिति में प्रॉफिट गेन होता है, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शंस दोनों इंक्रीज होते हैं। जो बिजनेस साइकिल होते हैं वो किसी एक फर्म या इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं रहते। कभी कभी ये बहुत ही मतलब कि बहुत बड़े स्तर की आर्थिक घटना हो जाती है और जो सभी प्रोडक्शन यूनिट है उसको अपने चक्कर में फंसा लेती है, देश को कवर कर जाती है। कभी अगर इन्फ्लेशन रुकने का नाम ना ले रही हो तो ये ग्लोबल फिनोमिनिया बन जाती है। फॉर एग्जांपल 1930 की महामंदी। फिर आता है बजट संबंधी घाटा और राजकोषीय नीतियां। देखिए जब विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में जब निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद जो सरकार की भूमिका है वो कम होने लगी है।
लेकिन फिर भी वेल ओरिएंटेड जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें तेजी से वृद्धि के कारण सरकार के जो बजट संबंधी खर्चे होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। विशेषकर डिफेंस के ऊपर किया जाने वाला खर्च, आतंकवाद का सामना करने के लिए, सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए किए जाने वाले खर्च में वृद्धि जारी रहती है। सरकारी खर्चे में यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में सबसे ज़्यादा खर्च फार्मर्स को दी जाने वाली सब्सिडी है। ये मतलब कि देश के जो सरकारी खजाना होता है उसका बहुत बड़ा प्रतिशत इस पे खर्च किया जाता है। लेकिन भारत जैसे जो देश है वहाँ सरकारी खर्चों का बहुत बड़ा भाग नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर खर्च किया जाता है, जिसका मतलब है कि सरकारी खर्चा वस्तु और सेवाओं के उपभोग पर अधिक तथा उनके उत्पादन पर कम होता है। और जो भारत जैसे देश की सरकारें हैं वो उधार पर अधिक निर्भर हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो राजकोषीय घाटा होता है, राजकोषीय घाटा मतलब सरकार द्वारा उधार लेना, उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। और सरकार द्वारा लिए गए उधारों में जितनी अधिक वृद्धि होगी, देश के केंद्रीय बैंक को नोट छापने की जो उसकी मजबूरी है वो उतनी अधिक बढ़ जाती है। इसके बाद क्या होता है, अगर ज़्यादा करेंसीज छप जाती है तो इन्फ्लेशन फिर आग में तेल का काम करती है, फिर इन्फ्लेशन आ जाती है। अगर सरकार इनकम को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाए तो जो सरकार की जो टैक्स से होने वाली इनकम है गवर्नमेंट उसको भी वेल ओरिएंटेड स्कीम्स के ऊपर ही खर्च करती है, लोगों के कल्याण के लिए। अगर लोगों के कल्याण पर पैसा खर्च ना किया जाए, जनता को खुश ना किया जाए तो देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। फिर आता है ब्याज दरें तथा मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का मतलब है कि जिसके द्वारा सरकार अर्थव्यवस्था में रेट ऑफ इंटरेस्ट, सप्लाई ऑफ मनी में चेंज लेकर आती है ताकि स्थिरता के साथ विकास किया जा सके। ब्याज की ऊंची दर, इसका मतलब होता है कि निवेश की लागत ऊंची है। अगर निवेश की लागत ऊंची होगी, इंटरेस्ट रेट हाई होगी तो वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। भारत जैसे विकासशील देशों में ब्याज की ऊंची दरें बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होंगी तो जो समस्त उत्पादन है उसकी जो कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी। तो इसके बाद देश के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बहुत गहरा धक्का पहुंचता है और जो इंपोर्ट की क्षमता है, जो हम इंपोर्ट करने की जो हमारी कैपेसिटी होती है वो भी घटने लगती है। तो भारत जैसे विकासशील देशों के आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात की आवश्यकता होती है। पूंजीगत वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं, भारी भरकम वस्तुएं, जैसे मशीनरीज हो गई। दूसरी ओर देखें तो जो हाई इंटरेस्ट रेट है इन इकोनॉमीज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे इन्फ्लेशंस को बढ़ावा मिलता है। और भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि जो हमारी एग्रीकल्चर होती है उस पर मौसम का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर वर्षा नहीं हुई तो इन अर्थव्यवस्थाओं में जो फूड ग्रेन्स है उनकी डिमांड और सप्लाई के बीच बैलेंस नहीं रह पाता और ये अनबैलेंस्ड सिस्टम
इन्फ्लेशंस को जन्म दे देता है। फिर इन्फ्लेशंस धीरे धीरे ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अपने चपेट में ले लेती है और सामान्य कीमत स्तर बढ़ता रहता है। देखिए, मौद्रिक नीति का एक और पैरामीटर है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट यानी इंटरनेशनल मार्केट में एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी में मूल्य, जिसके द्वारा आर्थिक क्रिया का समस्त स्तर प्रभावित होता है। तो मौद्रिक जो नीति होती है उसको इंडिया में आरबीआई बनाता है। मौद्रिक नीतियों के माध्यम से ही इन्फ्लेशंस को कंट्रोल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थी